हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। चलिए, अब हम सेकंड सेमेस्टर की ओर बढ़ चुके हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हम लाए हैं भारतीय संविधान भाग 2। और इसकी पहली वीडियो जो थी वो उसमें हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जो संवैधानिक उपचार हैं वो क्या है। यानी अभी तक आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वो थे हमारे मौलिक अधिकार। और आपने देखा था कि मौलिक अधिकार हमें मिले हैं राज्य के विरुद्ध, और अगर राज्य उनका उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं उनके उपचार के लिए। पर ये उपचार क्या है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे तो हमें किस तरह से रिलीफ मिलेगा, किस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोके जाए उसके द्वारा रोका जाएगा, वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए क्या उपचार है। तो हमारे पास हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उपचार है अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 32 में माननीय सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में माननीय हाई कोर्ट में जाकर हम अपने संवैधानिक उपचारों को लागू संवैधानिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अधिकार है तो उसका उपचार भी होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है, उसका कोई रिलीफ ही नहीं है, उपचार ही नहीं है, उसको हम लागू ही नहीं करा सकते, तो वो अधिकार कैसा। इसी तरह हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के, जिनके बारे में हम फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, उनको आप देख सकते हैं। अब इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके संबंध में जो ये क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से हमें क्या रिलीफ मिल सकते हैं, क्या उपचार मिल सकते हैं। तो इसके लिए है अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 का सब क्लॉज 1 कहता है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में पहुंचने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 32(1) कहता है कि अगर हमें अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराना है और उसके लिए उचित कार्यवाही करनी है तो हमें सर्वोच्च न्यायालय में जो जाने का अधिकार देता है वो अनुच्छेद 32 का सब क्लॉज 1 देता है। अब इसका खंड 2 क्या कहता है कि खंड 2 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वो रिट हैं अब हमारी 5 निर्देश, आदेश, समादेश जारी करें, जिनमें क्या क्या होते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी रिट परमादेश, तीसरी रिट अधिकार प्रच्छा, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी प्रतिषेध। ये 5 रिट हैं हमारे, 5 समादेश। इन्हें जारी करके माननीय उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब इनके नाम से डरिए मत, इन्हें आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है। फोर्थ कहता है कि जो अनुच्छेद 2 में वो अनुच्छेद 32 खंड 2 में जो रिट दी हैं, अगर संसद चाहे तो वो दूसरे न्यायालयों को भी ये अधिकार दे सकता है। अगर संसद चाहे तो रिट जारी करने की शक्ति जो अभी तक सिर्फ 2 कोर्ट को है, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय को ये पावर है रिट जारी करने की, समादेश जारी करने की। पर अगर संसद चाहे तो वो किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। और लास्ट में वो कहते हैं, फोर्थ जो इसका खंड है वो ये कहता है कि संविधान में उपबंधित व्यवस्था के सिवाय इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 में दिए गए जो अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होंगे। तो यहाँ आपने समझा, इसका खंड 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए अपने अधिकारों के लिए। दूसरा कहता है, जो इसका खंड 2 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये खंड 2 क्या पावर देता है, समादेश जारी करने की, रिट जारी करने की। और रिट अब मैंने बताई आपको 5 तरीके की रिट होती है। इसका खंड 3 ने कहा कि जो ये रिट जारी करने की पावर है खंड 2 में सुप्रीम कोर्ट को, वो अगर संसद चाहे तो अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। और फोर्थ खंड ये कहता है इसका कि यदि ये जो प्रावधान दिए हुए हैं खंड 1 में उसको संविधान के उपबंधों के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक केस आता है चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,
और इसमें कहा है कि अनुच्छेद 32 विशिष्ट मामलों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रिपोर्ट देने के मामले में अत्यंत विस्तृत विवेकाधिकार रखता है। यानी माननीय उच्चतम न्यायालय विशेष मामलों में अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकार रखता है। और पिटीशन का आवेदन, जिसने पिटिशनर, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पिटिशनर माने जो केस ला रहा है, जो मुकदमा दायर कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? पिटिशनर। तो जो पिटिशनर है उसका मामला इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि उसने सही से प्रार्थना नहीं की। यानी जैसे 5 रेट है, उपचार मिलना चाहिए था किसी दूसरी रेट में, नाम लिख दिया किसी दूसरी रेट का अपनी प्रार्थना में, तो उससे अगर नाम लिखने में गलती हो गई है रेट का, कि भाई जहां हमें उपचार मिल रहा था हमने वो रेट का नाम नहीं लिखा, हमने दूसरी रेट का नाम लिख दिया, तो इस आधार पर एप्लीकेशन को खारिज नहीं किया जाएगा। न्यायालय स्वयं देखेगी कि उसकी परिस्थितियों के अनुसार उसे क्या उपचार देना है, उसे कौन सी रेट जारी करनी है, तो इस आधार पर उसकी रिट खारिज नहीं की जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये रिट होती क्या क्या है। अभी हमने सबसे पहले नाम लिया था आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। सबसे पहले ध्यान रखिए 5 रिट है ये। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो ये बंदी है ना, जिसको भी तुमने बंदी बना रखा हो, उसको न्यायालय के सामने हाजिर करो। और ये बंदी कैसा बना रखा है? ये व्यक्ति या नागरिक दोनों के लिए लागू होती हैं। यानी ये उपचार व्यक्ति या नागरिक दोनों को है। और इसमें कौन से बंदी को हाजिर करने की बात है? जिसको गैर कानूनी तरीके से आपने बंद कर रखा है या कारावास में भेज रखा है। देखिए, अरेस्ट करने की जो प्रक्रिया है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया CRPC, BNSS जो नई संहिता आई है उसमें दे रखी है। और जब कानून में एक प्रक्रिया दी हुई है, तो अगर आपको अनुच्छेद 21 भी कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही द्वारा वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जब एक तरीका गिरफ्तारी का बता रखा है, एक प्रक्रिया कानून में बता रखी है, और आपने उस कानून की प्रक्रिया का पालन ना करते हुए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो वो जो गिरफ्तारी है वो वैध गिरफ्तारी नहीं है। वो कैसी बन गई? अवैध गिरफ्तारी। और अवैध गिरफ्तारी होते ही क्या हुआ? व्यक्ति के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन हुआ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। क्योंकि वो कहता है कानून की प्रक्रिया से ही किसी को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखा जाएगा, और आप गैर कानूनी तरीके से किसी को पकड़ रहे हो, बंदी बना रहे हो। तो यहां पर फिर उसके पास क्या रिलीफ है? उस व्यक्ति के पास क्या उपचार है? कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में डालेगा। और ये रिट कौन डाल सकता है? भाई ये रिट वो व्यक्ति स्वयं भी डाल सकता है, या उसकी ओर से उसका कोई रिश्तेदार भी डाल सकता है। और ये जब माननीय न्यायालय में वो व्यक्ति लाया जाएगा, जब रिट जारी होगी तो उसको हाजिर किया जाएगा। तो यदि न्यायालय ये पाता है कि भाई उसे वैध तरीके से अरेस्ट किया, तो वापस से उसे जेल भेज दिया जाएगा, जो बंदी था उसे वापस भेज दिया जाएगा। और यदि पाया जाता है कि उसे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो उसे मुक्त कराया जाएगा। और इसके संबंध में 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कानू सान्याल बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें, और एक हमारा सुनील बत्रा। तो कानू सान्याल वाले केस में कहा गया है कि जो रिट है ना, इसमें उस व्यक्ति को जो डिटेन्ड है, जो निरुद्ध कराया गया, जिसे अरेस्ट करके रखा गया, जिसे बंदी बनाया गया है, वो व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य है बंदी को रिहा कराना, ना कि न्यायालय में हाजिर कराना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का क्या मतलब है? कि भाई जो ये गलत तरीके से बंदी बनाया है, इसको रिहा करो। ठीक है। दूसरा केस हमारा आता है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आप जुडिशरी की तरफ जाएंगे, जब आप जज की तैयारी करेंगे, उनमें आप देखेंगे ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील बत्रा वाले केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस रिट का प्रयोग करके गिरफ्तार व्यक्ति को न केवल अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति दिलानी है, बल्कि उसके साथ जेल में जो अमानवीय और क्रूर व्यवहार हुआ है ना, उससे भी उसे संरक्षण दिलाया जाएगा। यानी ये रिट न केवल गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मुक्त कराती है, बल्कि ये रिट जो उनके साथ जेल में अमानवीय व्यवहार हुआ है,
क्रूर बर्ताव हुआ है उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए होती है। समझ में आया बच्चों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, इसका मतलब गलत तरीके से जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको सामने लाओ, और ये दोनों केस जरूर लिख देना। कानून न्याय, इसमें ये कहा था कि हाजिर कराना ही इसका उद्देश्य नहीं है सामने कोर्ट में कि कोर्ट में हाजिर हो जाए, इसका उद्देश्य उसे स्वतंत्रता भी है, उसे रिहा कराना भी है। और सुनील बत्रा में क्या कहा गया, न केवल गिरफ्तारी से मुक्ति बल्कि जो जेल में उसके साथ गलत काम हुआ है उनसे भी उसको संरक्षित करना है। दूसरी हमारी रिट आती बच्चों परमादेश। परमादेश इसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। मैंडमस क्या है? मैंडमस का मतलब है, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को, जो लोक अधिकारी है, इसमें सरकार भी आ जाएगी, निगम भी आ जाएगा, निचले कोर्ट भी आ जाएंगे, उसमें ये कहा जाता है जो इस रिट में लिखा हुआ काम है ना, इसको करो, हम ये आदेश देते हैं आप इस काम को करो, या ऐसे कर्तव्यों को जो गैरकानूनी तरीके से हैं ना करें। यानी मैंडमस कार्य करने के लिए जो कर्तव्य है, जैसे लोक पदाधिकारी है अपने लोक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैंडमस जारी की जाएगी कि हम आदेश देते हैं आप इस काम को करो। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये रिट है, ये जो मैंडमस रिट है, इसे हमेशा ध्यान रखना कि ये लोक प्राधिकारी के अगेंस्ट होती है, और इसमें जब वो किसी लोक कर्तव्य का पालन नहीं करता है जिसका करना उसका अधिकार होता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो उच्चतम न्यायालय में जाकर या उच्च न्यायालय में, ये रिटें जारी करने की शक्ति माननीय उच्च न्यायालय को भी है, और उच्च न्यायालय को कहाँ है? अनुच्छेद 226 में है, ये ध्यान रखना। पर इस समय सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर बेस चल रहा है, अनुच्छेद 32 पर चल रहा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए 226 का हम जिक्र नहीं करेंगे इसमें। ठीक है? अब ये रिट कहाँ जारी नहीं की जाएगी? ये रिट कहाँ जारी नहीं की जाएगी? नंबर 1, जहां पर व्यक्ति के कर्तव्य पालन करने में अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। देखिए, अधिकारियों को, जो लोक प्राधिकारी होते हैं, उनके पास 2 तरह के अधिकार होते हैं। एक विवेकी अधिकार, जिसमें वो अपने विवेक का प्रयोग करके उस कार्य को करेंगे। एक होता है जो कार्य उन्हें मैंडेटरी फॉर्म में करने होते हैं, आवश्यक करने ही करने हैं। तो ये जो परमादेश रिट है, मैंडमस जो है, ये उन कार्यों के लिए जाएगा जिनको करना उनकी ड्यूटी है, परंतु जिनमें वो अपना विवेक को प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें वो अपने मन विवेक का यूज करना चाहे तो करें काम को, चाहे तो ना करें। तो जहां पर उनको अपने विवेक का प्रयोग करना है उसके अगेंस्ट ये परमादेश रिट जारी नहीं होती है। दूसरा, किसी निजी व्यक्ति या संस्था पर यदि कोई लोक कर्तव्य है तो उस लोक कर्तव्यों को कराने के लिए भी ये रिट जारी नहीं होगी। और तीसरा, यदि व्यक्तियों के बीच केवल संविदात्मक कर्तव्य है, यानी ऐसी ड्यूटीज हैं, ऐसे कर्तव्य हैं जो संविदा से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें कराने के लिए भी ये परमादेश रिट जारी नहीं होती। यानी कहाँ कहाँ जारी नहीं होती? किसी भी अधिकारी के वैवाहिक कर्तव्य को पालन कराने के लिए नहीं हो सकती। दूसरा, निजी व्यक्ति या संस्था पर यदि कोई लोक कर्तव्य है उसको कराने के लिए नहीं हो सकती। तीसरा, व्यक्तियों के बीच यदि संविदात्मक संबंध है, संविदा के द्वारा उत्पन्न संबंध है, उनको भी कराने के लिए रिट जारी नहीं हो सकती। अगली चलती है हमारी तीसरी, जो आती है वो आती है हमारी प्रतिषेध। देखिए, ध्यान रखिए, प्रतिषेध एक तो ये, और एक और आएगी उत्प्रेषण। ये दोनों है न्यायिक रिट। प्रतिषेध माने क्या होता है? प्रतिषेध यानी मना करना। इसमें वरिष्ठ न्यायालय, बड़ा वाला न्यायालय, ऊंचा न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को, न्यायाधिकरण को, निकाय को आदेश देता है कि वो जो मुकदमा सुन रहे हैं, कार्यवाही सुन रहे हैं, उसको रोक दें। प्रतिषेध माने रुक जाओ, इस कार्यवाही को मत करो, इसे मत सुनो। कौन कह रहा है? ऊपर वाला कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय या तो कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहा है, या उसे उसका क्षेत्राधिकार था ही नहीं जिस मामले को वो सुन रहा है। देखो, आपको पता है ना, हर न्यायालय का अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना है,
तो या तो न्यायालय, जो छोटा वाला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, वो अपने कार्य क्षेत्र में ही काम नहीं कर रहा, या वो कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहा है, तो ऊपर वाला कोर्ट क्या करेगा, उसको रोक देगा कि तुम अपनी कार्यवाही को रोक दो। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रतिषेध रिट। ये जो प्रतिषेध रिट है, ये केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती है। ये कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी नहीं हो सकती, ना ही विधायिका के खिलाफ। तो किसके खिलाफ हुई है? सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था। यानी प्रतिषेध रिट टोटल न्यायिक रिट है और ये न्यायिक संस्थाओं के लिए ही जारी होती है। यानी जब न्यायालय ही किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, कैसे करता है? या तो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके वो ऑर्डर दे रहा है, या जिस चीज का क्षेत्राधिकार उसे था ही नहीं वही केस सुनने लगा वो, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे प्रतिषेध रिट जारी करके मना करता है कि ये काम मत करो। थर्ड है हमारी, अब फोर्थ आती है हमारी अधिकार प्रच्छा। क्यों वारंटो? अधिकार प्रच्छा यानी अगर कोई लोक पदाधिकारी जिसको उस पद को धारण करने का अधिकार नहीं रहा है, अब फिर भी उस पद को धारण किए रहता है, काम करता रह रहा है, जबकि उसको पावर नहीं है, फिर भी जबरदस्ती किसी पद को हड़पे बैठा है, लोक पद को, तो माननीय उच्चतम न्यायालय अधिकार प्रच्छा रिट के माध्यम से पूछते हैं कि आपको क्या अधिकार है, आप अपना अधिकार बताएं। आप किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं? तो इसका मतलब होता है कि अधिकार प्रच्छा का अर्थ क्या हुआ, आपका क्या अधिकार है। और इसमें क्या है, जब किसी सार्वजनिक पद, कार्य, स्वतंत्रता का दावा किया हो या उसे छीन लिया हो, भाई आदमी कह रहा है कि साहब मेरा पद था ये, इस आदमी ने जबरदस्ती छीन लिया, तो महान्यायालय अब क्या करेगी, अधिकार प्रच्छा रिट जारी करेगी और न्यायालय ये कहेगा अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है और अब आप इसको मुक्त कर दें पद को। ठीक है, और फिर कोर्ट क्या करेगा, उस पद को रिक्त घोषित कर देगा, या कोई और उसके लिए कॉम्पिटेंट आदमी है, सक्षम व्यक्ति है, उसको कह देगा कि ये इस पद का अधिकारी है और आप गलत तरीके से इस पद को धारण किए हुए हैं, आप इस पद को छोड़ दें। तो अधिकार प्रच्छा रिट ये है। और इसमें इस रिट को जारी करने के लिए, चुनौती देने के लिए जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति चुनौती दे रहा है उसका अधिकार हो उस पद में कोई। जिस पद के खिलाफ रिट आ रही है कि भाई ये आदमी इस पद को जबरदस्ती धारण किए हुए है, तो जिसने रिट जारी की है जरूरी नहीं उस आदमी को ही वो पद मिलता है, इसके लिए रिट कोई भी जारी कर सकता है। ये एक विधिक अधिकार है। और इसमें एक केस है कार्यकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये केस जरूर डाल देना इसमें मध्य प्रदेश सरकार में अधिवक्ता की नियुक्ति हुई और उस नियुक्ति को एक प्राइवेट व्यक्ति ने चुनौती दी थी, उसका उस पद से कोई लेना देना नहीं था। और कोर्ट ने कहा कि ये जो रिट जारी किया जिस व्यक्ति ने, उसके पक्ष में ही कोर्ट ने डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि ये एक विवेकी उपचार है न्यायालय का, कोर्ट चाहे उपचार दे, कोर्ट ना चाहे ना दे, इसको कोई अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता, ये कोर्ट का एक विवेकीय अधिकार है, वो अपना विवेक प्रयोग करेगा। न्यायालय, अगर न्यायालय को लगता है कि भाई देना चाहिए रिलीफ, वो रिलीफ दे देगा, ना नहीं लगेगा तो नहीं देगा। अब लास्ट आती है हमारी उत्प्रेषण। मैंने अभी एक और बताई थी ना, प्रतिषेध पहले थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पर उत्प्रेषण। ये दोनों न्यायालयों के लिए ही जारी होती हैं और बड़ा वाला कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को, अपने अधीनस्थ न्यायालय को भेजता है। अब इसमें क्या हुआ उत्प्रेषण में क्या हुआ कि जब कोर्ट ये पाता है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में गलती कर दी है, तो ऊपर वाला कोर्ट क्या आदेश देता है कि ये जो जजमेंट दिया है आपने इसे ऊपर भेजो, जिससे इसकी वैधानिकता की जांच हो और यदि ये दोषपूर्ण पाया जाएगा तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी ये क्यों आई, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम किया, या कोई वैधानिक गलती की निर्णय में, या निर्णय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, तो ये उत्प्रेषण रिट जारी होती है। अब देखो जो उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है, दोनों में क्या अंतर है। उत्प्रेषण तो डिसीजन होने के बाद आती है और प्रतिषेध जो होती है वो कार्यवाही चलते में ही जारी की जाती है।
प्रतिषेध में क्या है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाओ, तुम्हें अधिकार नहीं है, इस कार्रवाई को मत सुनो। और उत्प्रेषण क्या है कि ये जो जजमेंट किया है ये गलत किया है, इसको ऊपर भेजो, और अगर ये गलत पाया जाएगा तो न्यायालय उत्प्रेषण के जरिए इसे रद्द कर देगा। तो इस तरह बच्चों इस वीडियो में आपको 5 यूनिट बता दी और आपका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी करनी हो आप मुझे पूछ सकते हैं, और यहाँ हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। और अब इसमें जो सेकंड सेमेस्टर है उसके संविधान का, कॉन्ट्रैक्ट का और हिंदू लॉ के 3 सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियो हम डेली भेजेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से हम बीच में रुक गए थे। अब तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है तो आपके पास वीडियोज़ आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो बच्चों प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।